Hello everyone. I welcome you all on the YouTube channel of PCS Simplified. आज से हम लोग मैपिंग की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। मैपिंग की क्लासेस को हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हमारे जितने भी यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं मैपिंग से रिलेटेड, उन सब में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आज की क्लास को जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। देन उसके बाद हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड्स को, यानी कि अक्षांश और देशांतर को। अक्षांश लैटिट्यूड, देशांतर लॉन्जिट्यूड, इसको कवर करेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, सिर्फ इसमें हमें एक ब्रीफ इंट्रो देखना है आज कि ब्रीफली ये 7 कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, इनका लोकेशन क्या है। देन उसके बाद हम लोग आएंगे 5 ओशंस पे और इन ओशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में क्या होगा कि हमारे जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं, इन सारे सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो और इनको जो हम लोग कवर करेंगे उसको हम लोग 2 तरीके से कवर करेंगे। फर्स्ट, हर एक कॉन्टिनेंट को हम लोग पॉलिटिकल नज़रिए से देखेंगे, उसका पॉलिटिकल मैप स्टडी करेंगे। देन उसके बाद उसका हम लोग फिजिकल मैप स्टडी करेंगे। तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग क्या देखेंगे? पॉलिटिकल मैप में हम लोगों को देखना है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी हैं, उनकी कैपिटल कौन सी है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स या फिर सिटीज, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल मैप में। देन फिजिकल मैप की बात करते हैं, तो फिजिकल मैप में हम लोगों को कवर करना है फिजिकल फीचर्स को। कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हम लोग कवर करेंगे? माउंटेन्स को कवर करेंगे, डेजर्ट, सबकी हम लोग लोकेशन देखेंगे, माउंटेन कहाँ पर है, डेजर्ट कहाँ पर है उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एशिया की बात करते हैं तो एशिया में हम लोग देखेंगे कि हिमालयाज कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है, चाइनीज़ टियनशान, कुंगलुकशान, ये सारे माउंटेन्स कहाँ पर हैं। ठीक, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेट्यू, प्लेन्स, जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होंगे वो सारे हम लोग कवर करेंगे। और एक और ख़ास बात रहेगी इन क्लासेस की, जितने भी PYQs आ चुके हैं, अभी तक पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस में या फिर यूपीएससी में, वो सारे PYQs को मैं इन क्लासेस में कवर करूंगा। आपको वो सारे फैक्ट जो है एक ही क्लास में एक ही जगह मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और से उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्लासेस देखनी है, क्लासेस देखने के साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। जो भी मैं चीज़ें आपको बताता जाऊंगा आपको वो नोट्स बनाने हैं। क्लास के बाद में ये जो पीपीटी है, दिस पीपीटी विच आई एम यूजिंग राइट नाउ, इसको अपलोड कर दिया जाएगा ऑन टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, आप वहां से हर एक क्लास का पीपीटी देख सकते हैं अगर आपको चाहिए। बट आई थिंक नोट्स विल बी मोर देन सफिशिएंट। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, नोट्स सफिशिएंट हो गए, आप उसके बेसिस पे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से। करेक्ट, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन सा है? वो है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्रीज। ठीक है, और इक्वेटर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। क्यों भूमध्य रेखा करते हैं? क्योंकि ये पूरा जो हमारा पृथ्वी है उसके ठीक बीच में से होकर के जा रही है, दैट इज वाई वी कॉल इट भूमध्य रेखा। ठीक है, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के बारे में आपको एक और चीज पता होगी, इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स क्या होता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स कितना होता है। और इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं तो कोरिलेस फोर्स बढ़ता है या घटता है? ठीक है, आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ मैं ऐसी चीज़ों को भी आपको बताता रहूँगा जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी एक तरीके से रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो आपको जो है जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बीच में वीडियो को रोकना है और सोचना है। ठीक है, तो आप सोचिए कि इक्वेटर पे कोरिलेस फोर्स कितना होता है, और इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो फिर यानी कि भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो फिर कोरिलेस फोर्स, कोरिलेस बल
बढ़ेगा या घटेगा, ठीक, तो ये आपको बताना है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेटर 0 डिग्रीज हो गया। इक्वेटर किन किन देशों से होकर के गुजरती है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग साउथ अमेरिका में देखते हैं। साउथ अमेरिका में हम देखेंगे तो पहला देश कौन सा है, इक्वेडोर, क्योंकि इक्वेटर इससे होकर के गुजरती है, इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, इक्वेडोर। तो पहला देश हो गया इक्वेडोर। दूसरा देश कौन सा हो गया, कोलंबिया। तीसरा देश है हमारा ब्राजील। आपको यहां पर मैप में ये तीनों देश दिख रहे होंगे, कोलंबिया, इक्वेडोर एंड ब्राजील। उसके बाद हम लोग आते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सबसे पहले हमें एक द्वीप दिखाई दे रहा है और उसका नाम है साओ टोम एंड प्रिंसेप। साओ टोम एंड प्रिंसेप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वो देश है गैबॉन। गैबॉन के बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर उससे आप आगे बढ़ोगे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से तो आपको एक और देश दिखाई देगा, ये वाला, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे युगांडा, दिस वन। युगांडा के बाद आपको एक देश दिखाई देगा केन्या। केन्या के बाद है सोमालिया। सोमालिया क्यों फेमस है, पायरेट्स के लिए। ठीक, अक्सर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा सोमाली पायरेट के बारे में, तो इसलिए खैर अभी काफी न्यूज में रहता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में सबसे पहले हमें कौन सा देश दिखाई देता है, मालदीव्स। ठीक, मालदीव्स क्या है, कोरल आइलैंड्स है। जैसे हमारा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय कोरल आइलैंड है, उसी तरीके से मालदीव भी कोरल आइलैंड है, कोरल द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया। ठीक है, दिस वन, ये पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में आपको दिखाई दे रहा होगा सुमात्रा से सबसे पहले, सुमात्रा जो आइलैंड का नाम बता रहा हूं, सुमात्रा से सबसे पहले इक्वेटर होकर के गुजर रही है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और आपको छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा होगा, किरिबाती। किरिबाती कहां पर लोकेटेड है, किरिबाती लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया, या फिर इसको हम लोग ओशनिया के अंदर भी कह सकते हैं। तो ये जो पूरे यहाँ पे आपको छोटे छोटे कई सारे द्वीप दिखाई देंगे, अभी हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया को पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो उसी में से एक द्वीप है किरिबाती। तो किरिबाती से होकर के भी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये वो सारे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है, आपको इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेटर की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, यानी कि कर्क रेखा की। ठीक है, किसकी, कर्क रेखा की। ये आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या विशेषता है कर्क रेखा की, कर्क रेखा की विशेषता यह है कि कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग, यानी कि इस वाले भाग में आपको कहीं पर भी सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर, यानी कि लंबवत नहीं पड़ती हैं। सिर्फ और सिर्फ सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो अभी जो मैंने आप ये क्रॉस में बनाया है पूरा एरिया, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला ये जो पूरा एरिया, यहां पर क्या होता है, 90 डिग्रीज पर आपको कम से कम साल में एक बार सूर्य की किरणें मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक, और इसके ऊपर नहीं मिलती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है, इसके ऊपर नहीं मिलेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे नहीं मिलेंगी, इन्हीं के बीच में मिलेंगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन देशों से होकर के गुजरता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो है मैक्सिको से होकर के गुजरता है। फिर उसके बाद हमने देखा बहामास। ठीक, बहामास से होकर के जाता है। फिर आगे आते हैं हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज वेस्टर्न सहारा। फिर उसके बाद मॉरिटानिया। मॉरिटानिया कौन सा पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है दिस इज मॉरिटानिया। मॉरिटानिया से होकर के गुजरता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्जीरिया, ये जो आपका पूरा पार्ट है अल्जीरिया। ठीक, माली, माली से होकर के गुजरता है। नाइजर, बहुत छोटा सा भाग है ऊपर की तरफ, आप देख पा रहे होंगे नाइजर। ठीक, फिर उसके बाद लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई। ठीक, तो ये सारी कंट्रीज हैं जहां से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे इंडिया। ठीक, और भारत में प्रदेशों से होकर के गुजरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक,
तो सोचिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के बाद हम लोग देखते हैं बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, फिर उसके बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चाइना, ठीक। तो ये सारी कंट्रीज हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिएगा कि जो ओमान की कैपिटल है, ओमान की कैपिटल वो क्या है? मस्कट। मस्कट एक ऐसी कैपिटल है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही सिचुएटेड है, ठीक। तो मस्कट इज सिचुएटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा की बात कर लेते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सेम है, जैसे 23.5 डिग्री ये भी होगी, बट ये कहां पर होगा? साउथ में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना था, यानी कि कर्क रेखा कितनी थी? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये कितना होगा? कैप्रिकॉन वाला कितना होगा? 23.5 डिग्री ही होगा, बट ये क्या होगा? साउथ में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में है। क्यों इस यही 23.5 डिग्री ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बियॉन्ड यहां पर अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे यहां पर तो आपको सूर्य की किरणें साल में कभी भी 90 डिग्री पर नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में मिलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में साल में एक बार आपको सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। बाकी जगह नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देश देख लेते हैं, किन किन देशों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा। सबसे पहला देश है हमारा चिली, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चिली की शेप का ही है, इस वजह से इसका नाम भी है चिली। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा अर्जेंटीना, तो यहां पर दिस वन अर्जेंटीना, ठीक। अर्जेंटीना के बाद में आपको एक देश दिख रहा होगा पराग्वे, दिस वन, ये है आपका पराग्वे। पराग्वे के बाद ब्राजील, ये ब्राजील, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अफ्रीका में देखते हैं। हम लोगों ने अभी साउथ अमेरिका में देख लिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीकन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं नमीबिया, ठीक है। उसके बाद बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, एंड देन मेडागास्कर एंड मोजम्बिक। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होकर के गुजरती है, करेक्ट। मेडागास्कर क्यों फेमस है बताइए? मेडागास्कर क्यों फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे वनीला की खेती के लिए बहुत फेमस है मेडागास्कर। कई बार ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने भी पूछा हुआ है। देन आखिरी में ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया एज अ कॉन्टिनेंट ऑल्सो अ कंट्री, तो इसके अंदर कोई देश तो होगा नहीं, ये खुद में ही एक देश है। तो ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे आते हैं आर्कटिक सर्किल के ऊपर। आर्कटिक सर्किल को देखते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पर ही क्यों है, तो उसका रीजन हमें पता है, वही सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत। अब हम लोग देखते हैं कि आर्कटिक सर्किल जो है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पर ही क्यों है। आर्कटिक वाला 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, अंटार्कटिक वाला हमारा है 66.5 डिग्री साउथ में। तो ये 66.5 डिग्री पर ही क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये वो लाइन है जहां पर हमें साल में एक बार 24 घंटे का, पूरे 24 घंटे का दिन या फिर पूरे 24 घंटे की रात देखने को मिलती है, ठीक है। आप यहां पर होंगे तो हो सकता है आपको 22 घंटे का दिन देखने को मिले, आप यहां होंगे आपको 20 घंटे का दिन देखने को मिल सकता है, आप यहां होंगे तो आपको जो है 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है आर्कटिक सर्किल वाला जहां पर साल में एक बार 24 घंटे का दिन होगा ही होगा। और इसके ऊपर वाला जो एरिया है, यानी कि आर्कटिक सर्किल से लेकर के पोल तक, ठीक है, आर्कटिक सर्किल से लेकर के पोल तक वाला, जो ध्रुवों तक वाला जो एरिया है, यहां पर एक साल से ज्यादा, मतलब साल में एक दिन से ज्यादा भी हो सकता है। इवन पोल्स पे क्या होता है, जो पोल वाला एरिया है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक। लेकिन आप 66.5 की जगह आप अगर मान लीजिए 64 पर है, 64 डिग्री पर है, तो 64 डिग्री पे क्या होगा, पूरे 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात नहीं होगी। ये सिर्फ कहां से शुरू होगा, 66.5 से जैसे ही हम ऊपर की तरफ 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे। नॉर्थ पोल क्या है, 90 डिग्रीज, ठीक है। सिमिलरली
अंटार्कटिक सर्किल क्या है? सदर्न हेमिस्फेयर में वो लाइन, वो एरिया जहां पर पूरे 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात होती है। आप इससे नीचे की तरफ आएंगे यानी कि साउथ पोल 90 डिग्री तक आएंगे तो हाँ, आपको 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप यहां कहीं हैं, 60 डिग्री पर हैं, तो 60 डिग्री पर आपको क्या देखने को मिलेगा? हो सकता है आपको देखने को मिले कि आपके पास 22 घंटे का दिन हो रहा है साल में एक बार, लेकिन पूरे 24 घंटे का दिन सिर्फ और सिर्फ कहां होगा? 66.5 डिग्री पर ही होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि कौन कौन से देश इस पर लोकेटेड है, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कटिक सर्किल को। आर्कटिक सर्किल में कौन कौन से देश लोकेटेड हैं? सबसे पहला देश है हमारा यूएसए, अलास्का। आपको याद होगा ये वाला जो पार्ट है अलास्का का, ये यूएस का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलास्का। पहले यहां पर देखेंगे ये हमारा है रशिया। पहले अलास्का जो है वो रशिया का पार्ट हुआ करता था, बट रशिया ने अलास्का को जो है यूएस को बेच दिया था। बेचने के बाद वहां ऑयल मिल गया, यूएस वाले और माला माल हो गए। खैर, पढ़िएगा इसके बारे में। हाँ, अलास्का के बाद दूसरा कंट्री आता है कनाडा, ठीक। कनाडा से भी होकर के जा रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये बना हुआ है हमारा आर्कटिक सर्किल, ठीक। तीसरा देश हमारा कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आइसलैंड, फिर उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड एंड स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। फिर उसके बाद हमारा रशिया, और रशिया में किस इलाके से? साइबेरिया से होकर के जाता है, ठीक। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, इन देशों को आपको याद रखना है। कई बार इस पे भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अंटार्कटिक सर्किल पे। अंटार्कटिक सर्किल हमने पढ़ लिया। अंटार्कटिक सर्किल क्या होता है? 66.5 डिग्री साउथ। क्यों यही अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट? ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। वही 24 घंटे का दिन, 24 घंटे की रात होगी, साल में एक बार कम से कम, ठीक। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें। तो अंटार्कटिक के आसपास कोई भी कंट्रीज नहीं है, मतलब अंटार्कटिक सर्किल में कोई भी कंट्री नहीं आती है, ठीक है। सिर्फ वो किसके अराउंड है? कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका के अराउंड है, और यहां पर कोई भी कंट्री नहीं है। तो वी कैन से नो कंट्रीज, ओनली द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज प्रेजेंट अंडर अंटार्कटिक सर्किल, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं पर्सनली आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। आप टेलीग्राम चैट भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं, और आप यूट्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने डाउट्स को पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉन्जिट्यूड के बारे में। तो दो लॉन्जिट्यूड हम लोगों को पढ़ने हैं, अक्षांश और देशांतर। तो हम लोगों की बारी आई देशांतर पढ़ने की। तो इसमें दो लॉन्जिट्यूड हम लोगों को मेनली पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से? फर्स्ट वन इज प्राइम मेरिडियन, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक। जो प्राइम मेरिडियन होता है, दिस इज 0 डिग्रीज। इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री, ईस्ट और वेस्ट दोनों, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्रीज होता है। तो 0 डिग्री वाला जो लॉन्जिट्यूड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। जो 180 डिग्री वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक। लेट्स स्टार्ट। अब इसको देखते हैं। प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से होकर के जा रहा है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा यूनाइटेड किंगडम, देन फ्रांस, फिर उसके बाद स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, करेक्ट। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे द लास्ट वन, क्वीन मॉडलैंड, रीजन ऑफ अंटार्कटिका। इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इन सारी कंट्रीज को आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्राइम मेरिडियन दोनों होकर के जाती हैं। तो ये आपको ढूंढना है और इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आपको याद होगा, देखिए यहां से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये कौन से देश पड़े? ठीक, बताइए कमेंट सेक्शन में। आसान कर दिया वैसे मैंने आपके लिए काफी, फिर भी इसी तरीके से आपको सोचना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं नए। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे।
इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जैसे हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन देखा, तो प्राइम मेरिडियन में हम लोगों ने क्या देखा, प्राइम मेरिडियन इज अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये क्या है, प्राइम मेरिडियन जो है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो किस तरीके से जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस तरीके से जा रही, ठीक। बट इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कैसी लाइन है, इट इज अ जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक। और टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से क्या होता है, वो किसी भी कंट्री को जो है क्रॉस नहीं करती है, वो उनके आसपास से होकर के गुजरती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग स्टैंडर्ड टाइम जोन को फॉलो कर सकें। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन जो है किसी एक कंट्री के बीच में से जाएगी, तो आधी कंट्री में दूसरा डेट होगा, आधी कंट्री में दूसरा डेट होगा। तो इन्हीं सबसे बचने के लिए क्या किया जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन को जो है जिगजैग रखा जाता है, वो कंट्रीज के अराउंड होकर के जाती है, इन बिटवीन होकर के नहीं जाती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन डज नॉट गो थ्रू एनी कंट्री। बट एक क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा सी है जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के गुजरती है, तो ये कौन सा सी है, बेरिंग सी। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे भी, दिस वन इज बेरिंग सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट लॉन्जिट्यूड देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देख लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप सीजन का चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, वहां पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि सूर्य की किरणें 90 डिग्रीज पे लंबवत होती हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर 2016, 17, 18, इवन 20, 22 में आप देखेंगे यूपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी में बहुत ही प्रीलिम से बहुत ही स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाकर के आप जरूर चेक करिएगा PYQs, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग हर एक कॉन्टिनेंट को बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करेंगे, और उस कॉन्टिनेंट का हम लोग पॉलिटिकल मैप भी स्टडी करेंगे, और उस कॉन्टिनेंट का हम लोग फिजिकल मैप भी स्टडी करेंगे। इन दोनों ही चीज़ों को हम लोगों को स्टडी करना है। लेकिन साथ में अब हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि डेप्थ में ना जाकर के सिर्फ देखेंगे कि हाँ हर एक कॉन्टिनेंट कहाँ पर लोकेटेड है। फिर जब हम लोग उसकी इंडिविजुअल क्लासेस करेंगे, जैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास से साउथ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, तो साउथ अमेरिका में हम लोग जो है पहले उसका कंट्रीज देखेंगे, देन उसके बाद उसके फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे। फिजिकल फीचर्स से मेरा मतलब है माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर्स, ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तो फिलहाल अभी बस हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट लोकेशन इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक। नॉर्थ अमेरिका जो है वो कहां पर लोकेटेड है, नदर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली लोकेटेड है, मोस्टली क्या नदर्न हेमिस्फीयर में ही लोकेटेड है, ठीक। देन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक। आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी, साउथ अमेरिका बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। इवन नॉर्थ अमेरिका इज ऑल्सो बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। देन उसके बाद देखो अफ्रीका, अफ्रीका, करेक्ट। अफ्रीका इज लोकेटेड बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। और यहां पर आपको कौन सा सी दिखाई देगा, दिस इज मेडिट्रेनियन सी, मेडिट्रेनियन सी, ठीक है। नीचे कौन सा है, सदर्न ओशन, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यूरोप, करेक्ट। यूरोप किसके बीच में हो गया, आर्कटिक ओशन और मेडिट्रेनियन के बीच में। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा एशिया, एशिया किसके बीच में हो गया, एशिया के ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन, साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, वेस्ट में क्या होगा, एशिया के वेस्ट में है यहाँ पर यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन ही क्या करते हैं, वो एशिया और यूरोप को अलग अलग करते हैं। एशिया के नॉर्थ पर क्या है, एशिया के नॉर्थ पर है आर्कटिक ओशन। बाउंड्रीज आपको समझ में आ गई होंगी, करेक्ट। देन लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के अगर हम लोग वेस्ट में देखेंगे तो हमारा है इंडियन ओशन, अगर हम लोग ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में है पैसिफिक ओशन, ठीक। साउथ में क्या है, सदर्न ओशन, करेक्ट। देन द लास्ट वन इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, सदर्न ओशन से ही घिरा हुआ है, करेक्ट। तो ये हमारे थे कॉन्टिनेंट्स। बस आपको लोकेशन ऑब्जर्व करनी है, बाकी सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब अगर हम लोग बात कर लें साइज की, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट,
तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा है एशिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दूसरे नंबर का कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर का है हमारा साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा अंटार्कटिका। छठे नंबर पर है यूरोप और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग हर एक ओशंस की लोकेशन को देख लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ भी हम लोग उनके बारे में देखेंगे, हर एक ओशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो ओशन होते हैं उनके जो मार्जिनल सीज हैं उसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट गल्फ हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। तो पैसिफिक ओशन जो है, दिस इज लोकेटेड हेयर। आप देख रहे होगे इस तरफ क्या है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ठीक, यहां पर क्या है, दिस इज एशिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक ओशन। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पैसिफिक ओशन है। करेक्ट, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा जियोलॉजिकल फीचर है, और पैसिफिक ओशन जो है वो 45% ग्लोबल एरिया, ग्लोबल ओशन एरिया को कवर करता है। मतलब पूरे ओशंस का 45% कौन है, वो है हमारा पैसिफिक ओशन। इट इज सिंगल बिगेस्ट जियोलॉजिकल फीचर ऑन प्लैनेट अर्थ। करेक्ट, पैसिफिक ओशन जो है वो डीपेस्ट ओशन भी है, इट इज ऑल्सो डीपेस्ट ओशन। तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, पैसिफिक की अगर हम लोगों ने बात की तो पैसिफिक क्या है, इट इज 45% ऑफ टोटल ओशंस, इट इज डीपेस्ट ओशन। ठीक, डीपेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे गहरा है ये। एवरेज डेप्थ क्या है, आपको ये याद नहीं रखना है कि एवरेज डेप्थ कितनी है, बट हाँ पता होना चाहिए कि डीपेस्ट है। और डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट इज मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच विच इज 10,920 मीटर्स। करेक्ट, तो इसको आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो डीपेस्ट पॉइंट नॉट ओनली ऑन पैसिफिक ओशन, ये जो है हमारा डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ भी है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ट्रेंचेस हमेशा याद रखिएगा। वैसे हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की भी बात कर लेते हैं, तो ट्रेंच जो होता है, ट्रेंच हमेशा ही डीपेस्ट पार्ट होंगे। कहीं भी किसी भी ओशन में सबसे डीपेस्ट पार्ट कौन होंगे, ट्रेंच। ट्रेंचेस कैसे बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। कौन सा कन्वर्जेंस, ओशन ओशन कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस की वजह से ट्रेंचेस बनते हैं। ठीक, और कन्वर्जेंस तो एक और तरीके का होता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, बट इसकी वजह से ट्रेंचेस नहीं बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं, ओशन ओशन एंड कॉन्टिनेंट ओशन की वजह से। इसको याद रखना, ठीक है, हमेशा। और अगर नहीं याद आ रहा है तो प्लीज गो एंड रिवाइज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड, जो हमारा पैसिफिक के पास वाला पार्ट है, आप देखोगे इट इज एक्टिव प्लेट मार्जिन। यहां पर क्या हो रहा है, या तो सबडक्शन हो रहा है, या तो जो है डाइवर्जेंस, कुछ ना कुछ हो रहा है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट सबडक्शन हो रहा है, या फिर ओशन 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 सबडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ एक्टिव प्लेट बाउंड्री, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट सीज देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सी इज तस्मान सी, जो कि पैसिफिक का ही पार्ट है। तो दिस इज तस्मान सी। तस्मान सी इज लोकेटेड बिटवीन तस्मानिया एंड न्यूजीलैंड। आपको न्यूजीलैंड भी दिख रहा होगा, यहाँ पर तस्मानिया भी दिख रहा होगा। इन दोनों के बीच में क्या लोकेटेड है, तस्मान सी लोकेटेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कोरल सी। ऑब्वियसली कोरल नाम आ रहा है तो यहां पर क्या होगा, कोरल होंगे। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर है, तो दैट्स वाई कोरल सी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अराफुरा सी, अराफुरा सी बिटवीन न्यू गिनी आइलैंड, आपको ऊपर दिख रहा होगा ये वाला न्यू गिनी आइलैंड है। ठीक,
और नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन दोनों के बीच में अराफुरा सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज तिमोर सी, ठीक, तिमोर सी। ऊपर आते हैं, फिलीपीन सी इज इंपॉर्टेंट, दिस वन फिलीपीन सी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपको बस ये क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि नॉर्थ टू साउथ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप अरेंज कर सको, या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज पूछा जाए तो आप इन सारे ओशंस को अरेंज कर सको। या फिर अगर आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया गया अराफुरा सी इज पार्ट ऑफ, तो आप इसको बता पाओ। इन 2-3 तरीके के क्वेश्चन जो है यहां से आ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने फिलीपीन सी तक कवर कर लिया था। आगे देखते हैं ईस्ट चाइना सी, वो इस वाले मैप पर मैंने डिनोट किया है, ईस्ट चाइना सी, ठीक। यहाँ पर फिलीपीन सी ये था, इसके ठीक ऊपर ईस्ट चाइना सी। इससे ऊपर आओगे तो आपको दिखाई देगा येलो सी। येलो सी से आप जैसे ही ऊपर आओगे आपको दिखाई देगा सी ऑफ जापान, ठीक, सी ऑफ जापान। अच्छा, येलो सी जो है वो आपका किसके बीच में है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोरियन पेनिनसुला, दिस इज कोरियन पेनिनसुला, ये वाला जो पार्ट है। और यहां पर क्या है, दिस इज चाइना, चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में। येलो सी को येलो सी क्यों बोलते हैं, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। और इन सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चन से यूपीपीसीएस ने सवाल भी पूछे हुए हैं। मैं आपको बता सकता हूं अभी, लेकिन फिर आप कैसे सोचोगे, कैसे जाकर के सर्च करोगे, ठीक, ये आपका काम है। आप जाओ, जाकर के सर्च करो, सोचो, ताकि वो आपकी मेमोरी में स्टिक हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी ऑफ जापान हम लोगों ने देख लिया, सी ऑफ ओखोत्स्क, दिस वन, सी ऑफ ओखोत्स्क, करेक्ट। देन बैरिंग सी, बैरिंग सी अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से। बैरिंग सी के बाद हम लोग आते हैं गल्फ ऑफ अलास्का, दिस वन इज गल्फ ऑफ अलास्का, यहां पर था ना अलास्का रीजन, जहां से आर्कटिक सर्किल होकर के जा रहा था, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ अलास्का। देन लास्ट में आते हैं हम लोग गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये वाला जो आपका पार्ट है दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मैं आपको इस वाले मैप में दिखा देता हूं, यहां पर ये लिखा हुआ है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। डन, आपको सारे मार्जिनल सीज पता हो गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट सी है वो आपको पता हो गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है कि जाइंट गार्बेज पैच वो कहां पर है। तो जो जाइंट गार्बेज पैच है इट इज लोकेटेड इन नदर्न पैसिफिक ओशन, नदर्न पैसिफिक ओशन। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये गार्बेज पैच, ये गार्बेज पैच, गार्बेज मतलब क्या होता है, कचड़ा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कचड़ा क्या है, इवेंचुअली नदियों से होते हुए कहां पहुंचता है, समुद्र तक पहुंचता है। समुद्र में फिर उसके बाद क्या होगा, जो ओशन करंट्स होती हैं उसको अपने साथ बहा करके ले जाती हैं, और उन्हीं ओशन करंट के साथ वो घूमता रहता है। घूमते घूमते जो बड़े प्लास्टिक होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में टूट जाते हैं, और इन्हीं माइक्रो प्लास्टिक्स की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को खतरा होता है, और क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक। तो ये जो आपको गार्बेज दिखाई दे रहा है, कचरा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मेनली इसमें प्लास्टिक ही है, क्योंकि प्लास्टिक को कई 100 साल लगते हैं ब्रेक डाउन होने के लिए, मतलब उसको डिकम्पोज होने के लिए। तो दिस इज जाइंट गार्बेज पैच। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो गार्बेज पैच है वो गार्बेज पैच और किसी भी ओशन में नहीं है, आपको ये गार्बेज पैच इंडियन ओशन में भी मिलेंगे, इंडियन ओशन में, बट सबसे बड़ा कहां है, पैसिफिक में। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जाइंट गार्बेज पैच कहां है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जाइंट गार्बेज पैच कहां है, तो उसका आंसर होगा हमेशा पैसिफिक। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ गार्बेज पैच पैसिफिक ओशन में ही प्रेजेंट है, बाकी जगह नहीं है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं अटलांटिक ओशन की तरफ। अटलांटिक ओशन जो है हमारा वो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन, 22% ऑफ ग्लोबल सी एरिया। पैसिफिक वाला कितना था, 45%, ठीक है। देन वी कैन से इट इज डिवाइडेड बाय इक्वेटर, आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्वेटर यहां बीच में से होकर के जा रही है, अटलांटिक ओशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, नदर्न अटलांटिक एंड सदर्न अटलांटिक ओशन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो हमारा साउथ अटलांटिक वाला पार्ट है,
जो ये साउथ अटलांटिक वाला पार्ट है उसमें भी खासकर कि ये वाला पार्ट, इट डजेंट हैव एनी ट्रॉपिकल स्टॉर्म, यानी कि यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते हैं, ठीक। और इस पे क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा भी हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि साउथ अटलांटिक में साथ में साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर आईटीसीजेड नहीं आता, बनता है, नहीं आता है। आईटीसीजेड क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप जाकर के प्लीज रिवाइज कर लीजिए आईटीसीजेड, मॉनसून के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपको याद। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट सीज हैं इसमें। द फर्स्ट वन इज कैरिबियन सी, आपको यहां पर दिख रहा होगा कैरिबियन सी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको काफी न्यूज में भी रहा था अभी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। क्यों न्यूज में रहा था, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे नाम बदलने के लिए कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम वुड हैव बीन चेंज टू गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। और क्यों फेमस है ये, ऑयल बहुत मिलता है यहाँ पर, ऑयल के लिए फेमस है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद हम लोग आते हैं बे ऑफ फंडी पर। बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड इन कनाडा। बे ऑफ फंडी क्यों फेमस है, बिकॉज इट हैज टाइड, हाईएस्ट टाइड, जो हाइट है उनकी सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, तो दैट्स व्हाई इट इज फेमस। बे ऑफ फंडी हमें याद रखना है। देन उसके बाद गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम लोग आते हैं लैब्राडोर सी, लैब्राडोर सी। देन हम लोग आते हैं नॉर्वेजियन सी, दिस इज नॉर्वेजियन सी। देन नॉर्थ सी, आपको बस लोकेशन एक बार ध्यान रखनी है कि कहां पर है एग्जैक्टली, ठीक। फिर जब हम लोग कॉन्टिनेंट भी पढ़ लेंगे ना, अब वापस से इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें। देन उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्थ सी के बाद बाल्टिक सी। बाल्टिक सी को मैंने यहां पर कवर किया है, बाल्टिक सी। नॉर्थ सी अभी हम लोगों ने देखा था, उसी के साथ में हम लोग देखेंगे बीच में क्या है, डेनमार्क है कंट्री। देन उसके बाद बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी के बाद प्लीज लोकेट गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा एंड गल्फ ऑफ बोथनिया। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब जैसे आ जाए गल्फ ऑफ बोथनिया किसके बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। गल्फ ऑफ फिनलैंड किसके बीच में है, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में। गल्फ ऑफ रीगा कहां पर है, लातविया और एस्टोनिया के बीच में। आपको वीडियो रोक करके ये सारी चीजें लिखनी भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। बाकी हम लोग कवर करेंगे इसको कॉन्टिनेंट में भी फिर से। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, वी हैव टू कवर वन इंपॉर्टेंट फिनोमिना दैट इज सार्गासो सी। तो सार्गासो सी क्या होता है, सार्गासो सी इज प्रेजेंट इन नदर्न अटलांटिक ओशन। यहां पर क्या है, जो हमारा ओशन का करंट है और ओशन करंट का जो जायर सर्कुलेशन है, जायर सर्कुलेशन, वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक खास तरीके की सीवीड देखने को मिलती है। व्हाट इज सीवीड, समुद्री घास। तो ये समुद्री घास जो है उसका नाम क्या है, सार्गासो। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर एक तरीके की समुद्री घास पाई जाती है जिसे हम लोग सार्गासो कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज सार्गासो सी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सार्गासो सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडियन ओशन की तरफ आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पैसिफिक और अटलांटिक को कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर होते हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो इंडियन ओशन कवर्स 20% of global sea area. How much? 20% of global sea area. मोस्टली आपको इंडियन ओशन कहां देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, दिस इज इक्वेटर, आपको देखने को मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक। एशिया ने कवर कर लिया है पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको अफ्रीका भी दिखाई दे रहा है, बट मोस्टली ये क्या है, इंडिया। अब हम लोग आते हैं इसके इंपॉर्टेंट मार्जिनल सीज पे, इंपॉर्टेंट सीज पर, ठीक। तो फर्स्ट वन इज अंडमान, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अंडमान सी। अंडमान सी किसके बीच में हो गया, यहां पर आपको अंडमान आइलैंड्स दिखाई दे रहे होंगे, एंड दिस इज मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला, इन दोनों के बीच में। अच्छा, एक और इसी से जुड़ी बात, यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है इस्थमस है,
एक मिनट, एंड द नेम ऑफ isthmus इज isthmus ऑफ क्रा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, isthmus ऑफ क्रा, करेक्ट। यूपीएससी ने पहले आई थिंक 2014 या 15 में इसके ऊपर प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी पूछा है, हाल फिलहाल में भी न्यूज़ में रहा है, तो आपको याद रखना चाहिए isthmus ऑफ क्रा। ठीक, isthmus क्या होता है आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे, बट अभी आप सर्च करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए isthmus क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने देख लिया अंडमान, अब हम लोग देखते हैं अरेबियन सी के बारे में। दिस इज अरेबियन सी, ठीक। देन बे ऑफ बंगाल, दिस इज बे ऑफ बंगाल। देन आगे हम लोग आते हैं गल्फ ऑफ एडन, ये आपको दिखाई दे रहा है, गल्फ ऑफ एडन किसके बीच में हो गया, यमन और सोमालिया के बीच में, ठीक, यमन और सोमालिया के बीच में। आगे बढ़ते हैं गल्फ ऑफ ओमान, यहां पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, ठीक। ऊपर यहां पर कौन सी कंट्री होगी, ईरान, ईरान और ओमान के बीच में, यहां पे ऊपर कौन सा होगा, ईरान, और नीचे क्या है, ओमान। ईरान और ओमान के बीच में आपको दिखेगा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं जावा सी पर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जावा सी, ठीक। मोजम्बिक चैनल, मोजम्बिक चैनल ये दिखाई दे रहा है, मोजम्बिक चैनल किसके बीच में है, मोजम्बिक के बीच में और मेडागास्कर के बीच में, ठीक। देन उसके बाद पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ कहां पर है, आपको दूसरा मैप, अच्छा, पर्सियन गल्फ कहां पर है, दिस वन, दिस इज पर्सियन गल्फ, यहां पर ऊपर की तरफ, ठीक, यूएई और ईरान के बीच में। देन उसके बाद रेड सी, दिस इज रेड सी, रेड सी किसके बीच में है, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के बीच में, ठीक, ये पूरा का पूरा रेड सी है। या फिर आप देख सकते हो इजिप्ट है, सूडान है, फिर उसके बाद इरिट्रिया है, दिस इज सूडान, फिर ये इरिट्रिया है, फिर उसके बाद आपको ये सोमालिया मिल रहा है, यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री आपको जिबूती दिख रही होगी, ठीक है, जिबूती, DIJIBOUTI, जिबूती। जिबूती क्यों फेमस है, जिबूती का काम ही है कि हर एक कंट्री को जो है हर एक कंट्री से पैसे लेकर के अपने देश में उनको नेवल फोर्सेस को तैनात करने देना, एक नेवल ऑपरेशन के लिए उनको जो है कि हाँ आप हमारे यहाँ आकर के नेवल बेस बना लो और आपकी सारी जो है वो ज़रूरतों को हम पूरा कर देंगे, आप इंडियन ओशन पे यहाँ से नज़र रख सकते हो। चाइना का भी बेस है यहाँ पर, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ का बेस जिबूती में है, ठीक। तो ये हो गई बात इंडियन ओशन की। अब इसी में कुछ और चीज़ें देखते हैं इंडियन ओशन में, सदर्न इंडियन ओशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है आपका दिस वन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, बाइट। तो तीन चीजें होती हैं, गल्फ, बे, गल्फ एंड बाइट, ठीक। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर करूंगा शुरुआत में ही कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बे, गल्फ और बाइट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तब तक आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। एक लगभग एक ही जैसे होता है, बट एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में, तो वो हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया सारी चीजें इंडियन ओशन के बारे में भी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सदर्न ओशन की। सदर्न ओशन जो है इट इज फोर्थ लार्जेस्ट, पहला कौन सा था, पैसिफिक, फिर उसके बाद अटलांटिक, देन उसके बाद इंडियन, फोर्थ लार्जेस्ट इज सदर्न ओशन। चारों तरफ आपको ये जो सदर्न ओशन है वो हमारा अंटार्कटिका वाला जो पार्ट है, दिस इज अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेर करके रखता है, ठीक है, चारों तरफ से इसको घेर करके रखता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, कई बार न्यूज में भी रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही अलग है, ह्यूमन इंटरवेंशन क्योंकि नहीं है, तो इस वजह से, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीज हैं। द फर्स्ट वन इज बेलिंगहॉशन, फर्स्ट वन इज बेलिंगहॉशन सी, सेकेंड वन इज अम्युंडसन सी, थर्ड वन इज रॉस सी, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है वेडल सी, वेडल सी के बाद आपका इंपॉर्टेंट है डेविस सी। बस इतने आप याद रखिएगा। रॉस सी पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले भी कि किसका पार्ट है, तो रॉस सी तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
दिस इज ड्रेक पैसेज, जहां पर मैं लिख रहा हूं इसी बीच में ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ड्रेक पैसेज। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। वैसे हम लोग जब अभी सदर्न अमेरिका करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी ड्रेक पैसेज के बारे में फिर से। ठीक है, डन। अब हम लोग आते हैं द लास्ट वन, दैट इज आर्कटिक ओशन। द लास्ट वन दैट इज आर्कटिक ओशन, इसको देख लेते हैं। आर्कटिक ओशन जो है स्मॉलेस्ट है, इट इज स्मॉलेस्ट एंड इट इज ऑल्सो शैलोएस्ट। शैलोएस्ट, ठीक, बहुत ही शैलो है। शैलो मतलब उथला। आपको आर्कटिक ओशन कहां पर देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल कह रहा हूं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ पोल लिखा हुआ है। ठीक, नॉर्थ पोल के अराउंड। अच्छा, आर्कटिक ओशन वही यहां पर कौन सा आर्कटिक सर्कल था। सिमिलरली हम लोगों ने जब ये देखा अंटार्कटिक सदर्न ओशन, यहां पर कौन सा था, अंटार्कटिक सर्कल था। ठीक, ओके। अब इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्या देखना है, इंपॉर्टेंट ये चीज है यहाँ पर कि जो हमारा आर्कटिक ओशन है ये साल के ज्यादातर टाइम क्या रहता है, बर्फ बना रहता है, बट गर्मियों में पिघलता है, बट पूरी तरीके से तब भी नहीं पिघलता है। ठीक, तो साल के ज्यादातर टाइम के आर्कटिक ओशन क्या बना रहता है, इट इज आइस। ठीक, कंप्लीटली फ्रोजन, कंप्लीटली फ्रोजन। ह्यूमन एक्टिविटीज यहां पर कौन सी होती हैं, ये जो आइस है जो आर्कटिक ओशन में है उसके नीचे बहुत सारा ऑयल एंड गैस मौजूद है, और इसी और ऑयल और गैस की वजह से ही यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो है, रशिया हो गई या फिर कनाडा हो गई, इवन यूएसए, क्योंकि अलास्का वाला पार्ट उसी के पास में है, ये सारी की सारी कंट्रीज ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट इसके सीज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ब्यूफर्ट सी। ब्यूफर्ट सी दिखाई दे रहा है आपको, ब्यूफर्ट सी। यहां पर क्या पार्ट था, अलास्का, ये क्या है आपका, कनाडा। ठीक, अलास्का और कनाडा। तो ब्यूफर्ट सी इज इंपॉर्टेंट। ब्यूफर्ट सी के बाद में चुकची सी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ईस्ट साइबेरियन सी, ठीक, देन लैप्टिव सी, कारा सी, बैरेंट सी इज इंपॉर्टेंट। अब इन सब को आपको याद रखना है। क्लॉकवाइज में आप याद कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप एंटी क्लॉकवाइज में याद कर सकते हैं। आपको जैसे याद रखना है आपको याद, लेकिन इसको रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यूफर्ट सी टचेज रशिया और नॉट, तो आपको पता है कि ब्यूफर्ट सी तो रशिया को टच नहीं करता है। क्वेश्चन आ सकता है बैरेंट सी वो कनाडा के पास में, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, बैरेंट सी कनाडा के पास नहीं है। ठीक, और ये कौन सी कंट्री है, नॉर्वे। तो नॉर्वे और रशिया के बीच में बैरेंट सी। तो आई होप आप लोगों को क्लास में काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने ओशंस कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वहाँ पर हम लोग साउथ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका को कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों को कवर करेंगे। तो पॉलिटिकल मैप हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग फिजिकल मैप देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग क्या करना है, बे, गल्फ और बाइट, इन तीनों के बीच का डिफरेंस देखना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही आप लोगों ने ये क्लास तो देख ली, ठीक है, इसमें सारे फैक्ट वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप साथ में नोट्स वगैरह बनाएंगे। जो भी ज्योग्राफी स्टैटिक पोर्शन होगा जो इससे रिलेटेड होगा वो भी मैं आपको बीच बीच में बताते हुए चल रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने कोरियोलिस फोर्स की बात की थी बीच में, या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की हम लोगों ने बात की थी। आप लोगों का काम है कि आप साथ में उसको रिवाइज करते रहें, चीजों को देखते रहें, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके, सो वी विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से पढ़ सकें। और मैपिंग को बस एक ही जगह से आपको पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेना है। और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से करते हैं, आप नोट्स वगैरह बनाएंगे, तो आपको मैपिंग के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, या कोई भी स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन होगा, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।